नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। देखो दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोलिंग, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है वेरियस स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। और यहां पे टोटल 5 पॉइंट है, यानी कि 5 स्टेजेस है, और ये पांचों के 5 स्टेज को हमें सीक्वेंस में ही प्रिपेयर करना है और एग्जाम में भी सीक्वेंस में ही लिखना है। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस पूरे सेशन को समझोगे। आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट भी रखें, ताकि जरूरी चीजें आप लोग अपने पैम्पलेट में टिक मार्क या नोट डाउन कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यहां पे दोस्तों यही क्वेश्चन को स्टेजेस या यहां पे प्रोसेस की जगह पे और किस तरह से पूछ सकते हैं, तो यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। यानी कि स्टेजेस कहे, प्रोसेस कहे, स्टेप्स कहे, सब एक ही है। कंट्रोल रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, या फिर एक्सप्लेन द करेक्टिव मेजर्स इन द कंट्रोल प्रोसेस। मतलब ये प्रोसेस के अंदर जो पूरा क्वेश्चन है, उसके अंदर से भी आपको कोई टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आप इस सभी के सभी पॉइंट को ध्यान से समझना, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है या स्टेज होता है, वो है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। देन सेकंड, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस। क्या हुआ, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, सेकंड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, थर्ड मेजरिंग द परफॉर्मेंस, देन फोर्थ कंपेयर करेंगे हम लोग किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा। एंड फाइनल स्टेप इज करेक्टिव मेजर्स। तो पहले वीडियो को पॉज करके ये पांचों के 5 स्टेप को माइंड में इसी सीक्वेंस में आप लोग फिट करोगे। सबसे पहला है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, then second gathering of information, then third measuring of performance, then comparison of actual performance with the set standards, and last one is corrective measures। इसको आप लोग रफ में अपनी नोटबुक में 2-3 बार लिख भी दीजिए, ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब ये हर एक पॉइंट को दोस्तों हम इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब हम लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे, हमारा गोल सेट करेंगे। देखो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज टू सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। मतलब हम जो कोई भी काम करते हैं, उसमें हम लोग कौन से लेवल का वर्क अचीव करना चाहते हैं, ये सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। मतलब आपने लक्ष्य मूवी देखा हो, तो उसमें ऋतिक रोशन कहता है ना कि वो है मेरा लक्ष्य, मुझे वो चीज हासिल करनी है। जैसे सास स्मार्ट स्टडीज आप लोगों के लिए एक्सीलेंट हाईटेक एजुकेशन सेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं मेरे माइंड में गोल सेट करता हूं, देखो मुझे इस लेवल का एजुकेशन देना है, इस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन देना है। मतलब आलतू फालतू कुछ भी बोर्ड पे लिख दिया, उसको कैम में मोबाइल फोन सामने रख के रिकॉर्ड कर दिया और बच्चों को टोपी पहना दी, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि देखो मुझे इस लेवल तक का वर्क देना ही देना है। तो ये सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। वो क्या होता है, टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल सास स्मार्ट स्टडी है, तो आपके ये जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए भी वही गोल सेट करता है। आपके जो स्टडी पैम्पलेट्स होते हैं उसमें भी इतना ही डेडिकेशन लगता है। ये जो पूरे सेशन रिकॉर्ड होते हैं आप लोगों के लिए, उसमें भी ये मेरी लैबोरेटरी, उसको मैनेज करने वाली टेक्निकल टीम, उन सब के लिए ये सेम स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस। और ये जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो कंट्रोलिंग के लिए बेस बनता है, क्योंकि हमको पता है कि देखो मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो अब कंट्रोलिंग ये चीज ध्यान में रखेगा कि आप आपके जो सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स है उसको अचीव कर सको। एंड देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखो स्टैंडर्ड 2 टाइप के होते हैं, ये याद रखना, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम लग सकता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव मतलब फिजिकल, जिसको हम लोग गिन सके, मेजर कर सके, विच इंक्लूड्स कॉस्ट, प्राइस, इनकम, कैपिटल, प्रॉफिट टारगेट एटसेट्रा। ये सारे ऐसे स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल जब सास स्मार्ट स्टडीज आप लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो मेरे माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि भाई मुझे बच्चों को हो सके उतनी कम फीस पे, कम से कम फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशन देना है। मतलब कहां पे एक नॉर्मल बच्चा कोई भी जगह पे जाके जितनी फीस स्पेंड करता है, उसके 10% पार्ट में ही उसको अच्छा एजुकेशन मिल जाए। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये टारगेट हो सकता है, ये स्टैंडर्ड सेट पे मुझे इतनी कॉस्ट प्राइस रखनी है, या इनकम इतनी ही करनी है, या कैपिटल इतनी ही लगानी है, या प्रॉफिट टारगेट इतना है,
तो ये क्वांटिटेटिव है, जिसको कि हम लोग काउंट कर सके, मेजर कर सके। लाइक 1 लाख रुपए की इनकम करनी है, 5,000 रुपए का कॉस्ट एक्सपेंस करना है, 5 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, तो ये क्वांटिटेटिव है। और दूसरे हो सकते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स जिसको मेजर नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, लाइक ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेडिकेशन और एनर्जी ऑफ द एम्प्लॉइज। ये सारी चीजें भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो हमेशा एनर्जेटिक रहता हूं कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दे सके। ऐसा है कि मेरा ही मूड नहीं है, मैं सिर्फ पढ़े जा रहा हूं, आप लोग बोर होते जा रहे हो, ऐसा नहीं। तो ये क्वालिटेटिव मेजर है कि इसको काउंट नहीं कर सकते कि भाविन सर ने कितना नॉलेज दिया, या भाविन सर ने कितनी एनर्जी से पढ़ाया, या भाविन सर ने कितनी और अच्छी बातें बताई जो कि हमें रियल लाइफ में काम लग सके। तो ये सारे होते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो यहां पे दोनों टाइप के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। पहले क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर याद रखना क्या आता है, कॉस्ट प्राइस है, या इनकम है, या कैपिटल है, या प्रॉफिट टारगेट है, जिसको कि हम लोग काउंट कर सके, मेजर कर सके, वो होते हैं क्वालिटेटिव टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स। और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, पहले आए क्वांटिटेटिव, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, जिसके अंदर हम लोग क्वालिटी फील कर सकते हैं, लाइक ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, कस्टमर सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी उसकी, ये सारे चीजें आते हैं क्वालिटी में। स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और बाकी के जो लेवल होते हैं वो उसको अचीव करते हैं। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखा हो तो उसके अंदर जब ये बाजीराव की एंट्री होती है तब उसको टारगेट दिया जाता है कि ये जो मोर पंख है उसके 2 टुकड़े कर दें, 2 हिस्से कर दें। तो ये स्टैंडर्ड सेट करके दिया भाई आपका टारगेट क्या है कि आपको ये मोर पंख को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो वहां पे जो नेता बैठे थे, मतलब कि वो राजा के जो ऑफिसर्स है या एम्प्लॉइज थे, वो मूवी में जो दिखाया है वो, तो वो क्या करते, टॉप मैनेजमेंट ये है, ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं। नाउ स्टैंडर्ड में बी फॉर द लॉन्ग टर्म और फॉर द शॉर्ट टर्म। ये टारगेट लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के भी टारगेट्स हो सकते हैं। एंड एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। और ये जो टारगेट सेट किए हैं मैनेजमेंट ने, वो अपने सारे एम्प्लॉइज को, अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को बताए जाएंगे कि देखो हमारा ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है या ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, सो दैट दे कैन अकॉर्डिंगली प्लान देयर वर्क। तो उसके हिसाब से वो लोग प्लान कर सके। देखो जैसे ये बाजीराव मस्तानी के अंदर ही उसको बोलता है कि भाई मयूर पंख को, यानी कि मोर पंख को 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो वो बाजीराव अपना तीर चलाता है और नीचे जड़ों में से उसको काट देता है, जो कि लोगों को नहीं दिखता, पर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब अगर सपोज ये बाजीराव को ये स्टैंडर्ड बताया ही नहीं होता कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो वो क्या करता। यहां पे जरूरी है कि जो टॉप मैनेजमेंट अपने स्टैंडर्ड सेट करता है वो अपने एम्प्लॉइज को भी बताए, ताकि एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट उसके हिसाब से अपना वर्क प्लान कर सके एज पर द गिवन टारगेट्स एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव, स्ट्राइव मतलब ट्राई और स्ट्रगल करना टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। क्लियर? आई होप कि ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मेन चीज यही कही है कि सबसे पहला काम यह है कि हम लोग हर एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करें। और ये स्टैंडर्ड 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला होता है क्वांटिटेटिव जिसको हम काउंट कर सके, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। फिर आगे कहा कि ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज अपने वर्क को उस तरह से प्लान कर सके एंड कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करे और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते रहे। क्लियर? Then second step in the process of controlling is gathering of information. इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से ही कंट्रोलिंग हो पाएगा। तो देखो एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब होता है कलेक्टेड, सिंपल वर्ड्स में, अबाउट द वर्क डन एंड अबाउट द एक्चुअल सिचुएशन। मतलब कितना काम हुआ है, क्या अभी की सिचुएशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एंड इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज थ्रू ओरल एंड रिटर्न रिपोर्ट्स। और ये इंफॉर्मेशन कैसे टॉप मैनेजमेंट कलेक्ट कर सकता है, तो या तो वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखेंगे, मतलब कि कितना वर्क हो रहा है, क्या सिचुएशन है, वो चेक करते रहेंगे, या फिर वो रिटर्न में या ओरली रिपोर्ट मंगवाएंगे कि भाई कितना काम हुआ है, वो रिपोर्ट हमको दिखाओ, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो अपने कंट्रोलिंग का काम प्रॉपरली करे। देन दोस्तों थर्ड स्टेप इज मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। देखो हमने टारगेट तो सेट कर दिए,
पर ये ध्यान रखना है कि हमने जो गोल सेट किया है उसके हिसाब से कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो परफॉर्मेंस को मेजर करना। After the information has been gathered, the next step, that is third step, is measurement of the performance against the preset standard। मतलब हमने टारगेट सेट किया था, हम लोग यहाँ पे सीधा बुल आई पे ये हमारा टारगेट है, बट एक्चुअली में हम लोग कितना परफॉर्म कर पाते हैं वो भी चेक करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने टारगेट सेट किया है कि हम लोग डेली फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके सामने हमें परफॉर्मेंस को भी मेजर करना है कि भाई हमारा परफॉर्मेंस कितना हो रहा है। प्री सेट स्टैंडर्ड 100 यूनिट के थे, पर उसके सामने हम अभी 70 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमने परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया। इट मींस टू फाइंड आउट वेदर और नॉट एक्टिविटीज आर बीइंग डन अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स और नॉट। ये करने से हमें पता चलेगा, देखो हमारा जो टारगेट था 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रहा है या नहीं। तो 70 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये मेजरमेंट किया तो पता चला नहीं भाई अभी तक हमने जो टारगेट सेट किया था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। सच मेजरमेंट कैन बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और बोथ। और ये जो मेजरमेंट करेंगे हम परफॉर्मेंस का, वो क्वांटिटेटिव में भी करेंगे, और ऐसा नहीं कि 100 यूनिट बनाना है तो कुछ भी करके टूटे फूटे सड़े हुए यूनिट बना के रख दो, ऐसा नहीं। क्वालिटेटिव भी मेजरमेंट होता है कि क्वांटिटेटिव में हमारे यूनिट्स बने हैं और वो अच्छी क्वालिटी के भी है, या ये दोनों चीजों का मेजरमेंट होता है। तो मेन चीज यहां पे मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना है कि क्या वो प्रीसेट स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं, और वहां पे हमें मेन चीज यही ऑब्जर्व करनी है। और ये हम क्वांटिटी में भी करेंगे, क्वालिटी में भी करेंगे, या दोनों में भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, थर्ड स्टेप पे हमने मेजरमेंट किया एक्चुअल परफॉर्मेंस का, तो अब हमारे लिए कंपैरिजन आसान हो जाएगी। देखो हमने मेजर किया था लास्ट में कि 70 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि देखो हमारा टारगेट था 100 यूनिट का, उसके सामने 70 हुए, तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपैरिजन करना इस वर्क का। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई ये हमने प्लान किया हुआ था, ये सेट किया था, उसके सामने हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, दोनों को कंपेयर करो। At this stage of controlling, actual performance is compared with the standards। Actual काम को हम standards के साथ set करेंगे, and from this comparison it can be known whether or not set standards have been achieved। मतलब हमने जो प्लान किया था, ये फॉर एग्जांपल हमारा प्लान है या हमारा ये स्टैंडर्ड है कि भाई ये हमें अचीव करना है। फॉर एग्जांपल डेली 5 किलोमीटर चलना है, या इतने घंटे में इतना काम कंप्लीट करना है, उसके सामने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कुछ भी, पर ये हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इन दिस केस डेविएशन, मतलब ये केस में अगर हमको कोई भी डेविएशन मिलते हैं कंपैरिजन में, देन देयर कॉजेज आर सॉट टू बी नोन। मतलब अगर हमको यहाँ पे कोई डिफरेंस मिलता है, भाई देखो हमने टारगेट ये सेट किया था, उसके सामने हमारा परफॉर्मेंस इतना ही हो रहा है, ज्यादा या कम कुछ भी, पर मोस्टली कम होता है, तो इसके क्या कारण है, कॉजेज आर सॉट, मतलब कॉजेज को, रीजंस को चेक करने की कोशिश की जाएगी। तो फोर्थ स्टेप है हमारा है कंपैरिजन, कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो सेट स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं, उसको चेक करेंगे। And now friends, the last step of the controlling process, that is corrective measures। मतलब हम लोग ने थर्ड स्टेप पे क्या किया, मेजरमेंट किया परफॉर्मेंस का, फिर फोर्थ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया। अब कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा कि कैसा काम हुआ है, टारगेट के हिसाब से ज्यादा या कम। तो यहां पे कुछ भी जरूरत लगेगी तो हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे, मतलब ठीक करेंगे। कैरिंग आउट द करेक्टिव मेजर्स इज द लास्ट स्टेज इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए काम लग सकता है कि करेक्टिव मेजर्स या फिर कैरिंग आउट द करेक्टिव मेजर्स is the last step or stage in the process of controlling. If the deviation are found, any of the following 3 measures can be taken। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तो करेक्टिव स्टेप्स में हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, ये 3 में से कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो पहला है नो चेंज इन द कंडीशन, मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके इधर उधर हम लोग बिल्कुल नहीं हुए, हमने जो टारगेट किया था उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। मतलब 100 यूनिट्स टारगेट था, 100 यूनिट्स अचीव हो गए, कंपेयर किया तो पता चल गया, तो फिर नो चेंज इन द कंडीशन, कोई फर्क नहीं करता है, मतलब सब कुछ बढ़िया से अच्छे से चल रहा है, चलने दो तो फिर उसे।
नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशंस आर नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। भी ठीक है, 100 का टारगेट था, 98 बने और ये पता ही था कि एक दो तो इधर उधर मतलब गलती से थोड़ा इधर उधर निकल गया, तो वो तो हो ही सकता है। तो अगर डेविएशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है कि भाई इतना तो होगा ही, ये हमें पहले से ही पता है, तो फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। मतलब आपने स्टडी का प्लानिंग रखा है कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा और आपने फॉर एग्जांपल 3 आवर्स 45 मिनट स्टडी किए, ठीक है, इससे कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। इट मीन्स दैट देयर इज नो नीड टू मेक चेंज इन द सेट स्टैंडर्ड्स। मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो अच्छे हैं, उसके अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एक्शन होगा नो चेंज। वो कब होगा? व्हेन देयर इज वेरी लिटिल डेविएशन, नॉर्मल और एक्सेप्टेबल डेविएशन, उस केस के अंदर हमें कोई स्टैंडर्ड्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, चेंज इन द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन। हम क्या कर सकते हैं? इफ द डेविएशन इज मोर, मतलब बहुत ज्यादा है, आपने 4 घंटे की पढ़ाई का प्लानिंग किया था, उसके सामने आपने 1.5 घंटा या 1 घंटा ही पढ़ाई की है, मतलब 2.5 से 3 घंटे का वेरिएशन आ रहा है, इट्स कॉजेज आर सॉट टू बी नोन। तो ये क्यों 2.5 घंटे, मतलब इतना बड़ा गैप क्यों आ गया? चेक करो तो, ऑब्जर्व करो तो पता चला भैया हम तो ज्यादातर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पे सास स्मार्ट स्टडीज ऐप कम ओपन करते हैं और गेम ज्यादा ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम के स्टोरीज ज्यादा चेक करते हैं, फ्रेंड्स के साथ गप्पे ज्यादा मारते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये कॉजेज क्या है ये डेविएशन के, उसको जानने की कोशिश करेंगे एंड देन नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स आर टेकन। तो पहले में कोई चेंज नहीं, दूसरे में अगर ये डेविएशन ज्यादा है तो ये डेविएशन के कॉजेस यानी कि रीजंस फाइंड आउट करेंगे। एंड थर्ड, हमको पता चल गया कॉज, तो अब हम क्या करेंगे? चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश फ्रेश स्टैंडर्ड। हम लोग कंडीशन को चेंज करके नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे। Now when the established standards are not being constantly attained मतलब constantly achieve नहीं हुए जा रहे, मतलब टारगेट जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी तक जो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आधा घंटा 1 घंटा नहीं पढ़ता था, उसने टारगेट सेट किया मैं 9 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो भाई क्या है यार, अपने कैपेसिटी, अब ये तो वो मूवी में देखा था ना कि वो राजपाल यादव वो सीतल के नाम से बड़े पहलवान के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, तो वहां पे अपनी कैपेसिटी तो देखो। तो अगर यहां पे ऐसा है कि आपके जो सेट स्टैंडर्ड्स है, आपने 9 घंटे का टारगेट बनाया, अब डेली आधा घंटे का हो रहा है, दूसरे दिन 1 घंटे का हुआ, तीसरे दिन फिर से आधे पौने घंटे पे आ गए, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे से तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो और टारगेट है आपका 9 आवर्स का, तो क्या करोगे? इट मींस दैट दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई एंड चेंज इज एसेंशियल। तो भाई आपने अपने कैपेसिटी से बहुत ज्यादा टारगेट सेट बना दिया है, तो आप इसको चेंज करो और 3-3.5 घंटे का बनाओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो। In such a situation, fresh, improved and more practicable standards are set। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? नए इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड सेट करेंगे जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है। मेरे लेवल के हिसाब से मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, अब मैं कभी पढ़ता ही नहीं हूं और 9-10 घंटे का प्लानिंग बनाऊंगा, तो वो मेरे लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। एंड उसका ऑपोजिट, मतलब टारगेट इतने छोटे छोटे, मतलब आपने 15 मिनट का 20 मिनट का टारगेट बनाया है, ओ मैं तो आराम से, मैं तो जो टारगेट बनाता हूं उनमें पढ़ाई कर लेता हूं। अरे भाई तू 24 घंटे में से 15 मिनट का टारगेट बना के पढ़ता है। तो यहां पे देखो, व्हेन likewise when better results as compared to the established standards are easily and continuously obtained, मतलब आपने टारगेट बनाया है 15 मिनट का और आप डेली 30 मिनट या 1 घंटे तक पढ़ाई कर लेते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपके स्टैंडर्ड्स बहुत छोटे हैं, स्टैंडर्ड्स को थोड़े बड़े बनाओ। देखो, देन दिस स्टैंडर्ड मस्ट बी चेंज एंड न्यू हायर स्टैंडर्ड्स आर सेट। भाई थोड़ा लेवल बढ़ाओ, कोई बात नहीं, 2 घंटे का प्लानिंग करो। तो यहां पे क्या करना है कि अगर टारगेट स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूअसली अचीव नहीं हो रहे, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हाई है और हमको न्यू यानी कि फ्रेश प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड सेट करने हैं जो कि अचीव हो सके। और अगर ऐसा है कि स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं वो कंटिन्यूअसली बहुत इजीली अचीव हो रहे हैं, तो मतलब हमें न्यू स्टैंडर्ड्स बनाने हैं जो कि थोड़े हायर लेवल के हो। क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहां पे जो हमारे 5 स्टेजेस है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल वो खत्म हुए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक आ गया था वही सेपरेट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। तो फिर से एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स जिसको हम लोग मेजर कर सके, काउंट कर सके, स्टैंडर्ड्स विच कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। याद रखना एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए या 2 मार्क के लिए भी आपको आ सकता है। स्टैंडर्ड्स विच कैन बी मेजर्ड
इन न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब नंबर्स में हम उसको मेजर कर सके तो उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, लाइक कॉस्ट प्राइस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, या फिर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितने यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीदना है, या इनकम या प्रॉफिट या प्रोडक्शन, जिसको हम लोग नंबर्स में काउंट कर सके उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। और उसके अपोज में होते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, उसका मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब हम इसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते, और which are measured in terms of quality or feelings are known as qualitative standards. Like for example, भाविन सर कितना डेडिकेशन से आपको पढ़ाते हैं, भाविन सर जो एजुकेशन देते हैं उसके अंदर किस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो उसको आप मनी में या नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। मतलब भाविन सर जो है ना वो 5,000 रुपए की एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, नहीं भाई, वो फील कर सकते हो कि यार भाविन सर पढ़ाते हैं ना तो मतलब मजा आ जाता है, परफेक्ट नॉलेज देते हैं, तो ये सारी चीजें फील कर सकते हैं। लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉइज फील कर सकते हैं, एनर्जी या हेल्थ ऑफ द मैनेजर उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते। तो बिहेवियर विद द कस्टमर्स, जो कि एम्प्लॉइज है वो कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं वो, रिस्पेक्ट टू द सप्लायर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स, एनर्जी और हेल्थ ऑफ द मैनेजर, लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, these all are the example of qualitative standards. Clear? So दोस्तों, this is the end of this entire session. I hope you are crystal clear with this topic. आपको जरूरत लगे तो इस सेशन को फिर से रिवाइंड करके सुने, या जब भी टाइम मिलता है तब देखे, और हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से इसको अच्छे से पढ़ के फिर अपनी नोटबुक में भी लिख दो। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, 11th 12th हो, FY SY TY हो, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, अगर आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, या साहस इंस्टीट्यूट के दोनों क्लासेस के विजिट करें, जहां पे आपको लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्चुअल हाईटेक एजुकेशन मिलता है, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ते हैं। लाइफ के आपके जो भी गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो पाते हैं, और इससे आप सबको टेरिफिक एजुकेशन में एंजॉयमेंट भी मिलता है। तो आप सब लोग इसका आज ही बेनिफिट लें। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। विद दैट सेड, मी भाविन सा साइनिंग ऑफ, और आप सब लोग इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।